हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। तो आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें। अब कॉन्सेप्ट नंबर है हमारा 14। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 14। ठीक है। अब ये बहुत अवेटेड कॉन्सेप्ट है। मैं बड़े टाइम से सोचा था ये कॉन्सेप्ट कब आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन इज़ द सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम होती है। इट इज़ अ इनकम। ठीक है, ये क्या है? इनकम होती है किसी एनपीओ की। हमने पहले भी बात करी। ठीक है, ये क्या है? किसी एनपीओ की इनकम है। और ये कौन पे करता है? ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा पे की जाती है? ओनली मेंबर्स। ओनली ऑन मेंबर्स। कोई बाहर वाला व्यक्ति इसको पे कर सकता है? नहीं। जो मेंबर हैं, जिन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, वो भी नहीं। जो मेंबर हैं उनसे अब मांगा जाता है। सर किस बेसिस पे मांगा जाता है? इनसे मांगा जाता है पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब क्या होता है सर? इट कैन बी मंथली। मंथली भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है। और दूसरी चीज़ सर, ये फिक्स्ड होता है पर मंथ या फिर पर ईयर, जैसे भी होता है। और पर पर्सन। ठीक है, ये क्या होता है? पर पर्सन क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, ओके। अब हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, कॉन्सेप्ट नंबर 7 था, वो एक्चुअली में इनकम अकाउंट। ये भी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है कि इनकम अकाउंट होती है। सेम चीज़, अगर वही वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट कराया था। बच्चे सोचेंगे सर वो कॉन्सेप्ट करवाया क्यों था? अब देखो, इनकम अकाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझने में आपको कितनी आसानी होगी। सब्सक्रिप्शन एक इनकम है। अगर कोई इनकम अगर आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम अगर आपकी क्या होगी? आउटस्टैंडिंग होगी। दैट विल बी कॉल्ड ये असेट। असर असेट मेरे मत बताना, पूछना मत कौन सी असेट। करंट असेट। ठीक है, दोबारा बता दे रहा हूँ पर दिमाग में आनी चाहिए करंट क्यों। ठीक है, आउटस्टैंडिंग असेट होगी और इसका ओपनिंग हमेशा क्या होगा? डेबिट। वही इनकम अगर आपकी एडवांस रिसीव हो रखी है, आपको क्या हो रखी है? एडवांस रिसीव हो रखी है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। आप इन्होंने पूछना सर कौन सी लायबिलिटी, करंट या नॉन करंट? सर बकला बकवास ना करो। ठीक है, लायबिलिटी। और इसका ओपनिंग हमेशा क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी का ओपनिंग हमेशा क्रेडिट होता है। अब देखो सेम चीज़, इसका ओपनिंग क्या है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग असेट होती है, उसका ओपनिंग डेबिट और क्लोजिंग देखो उल्टी साइड में। वैसे ही एडवांस हमारी लाइबिलिटी तो ओपनिंग क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड है, लिख लेना ऊपर आप यहाँ पे। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा? डेबिट। ठीक है। अब क्या सब्सक्रिप्शन के लिए कैश की बात करते हैं? पैसा आता है बाय कैश और पैसा जाता है टू कैश। बताओ, पैसा आता है जाता आता है बाय कैश टू कैश बाय कैश। तो यहाँ पे लिखा हमने बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या लिखा? बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और मैंने आपको बताया था किसी भी इनकम की और किसी भी एक्सपेंस की कितनी एंट्री होती है? दो एंट्री होती है। कितनी एंट्री होती है? दो एंट्री होती है। ठीक है, पहली क्या होती है? रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री होती है। और दूसरी क्या दूसरी कौन सी होती है? चार्जिंग की एंट्री होती है। ठीक है, तो हमने रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री तो यहाँ पे लिख दी। दूसरी क्या है? इसकी चार्जिंग एंट्री। ये है इसकी टू चार्जिंग एंट्री। ठीक है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और मैंने आपको क्या बताता, ये हमेशा उल्टी तरफ होंगे एक दूसरे की। इनकम एंड एक्सपेंड अकाउंट में ये हमेशा एक दूसरे के उल्टी तरफ होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर हम एक तरफ से रिसीव करेंगे तो दूसरी तरफ उसको चार्ज करें, तभी तो उसका बैलेंस नीचे क्या बचेगा? कोई बैलेंस शीट फिगर बचेगा क्या नीचे? कोई बैलेंस शीट फिगर नहीं बचेगा। और बैलेंस शीट फिगर नहीं बचेगा तो हम उसको क्या बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, जब बचा ही नहीं है तो क्या बैलेंस शीट में शो होगा? नहीं होगा। हमारा क्या हो जाएगा? हम उसे चार्ज करने के उतना हमारा एक्सपेंस से हमारी इनकम बढ़ जाएगी। हमारे एक्सपेंसेस अगर होंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? चलिए, अब बच्चे सोचेंगे सर इतनी जल्दी में करा दिया। मैंने इतनी जल्दी में क्यों करा दिया? क्योंकि हमने इसके ऊपर इनकम अकाउंट में बहुत ज़्यादा बात कर ली थी पहले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओपनिंग बैलेंस होगा, उसका आउटस्टैंडिंग हो, एडवांस होगा। अगर आउटस्टैंडिंग हो तो एज ए असेट मानेंगे, कौन सी असेट? करंट असेट। और एडवांस होगा तो उसे लायबिलिटी मानेंगे, कौन सी? करंट मानेंगे। और उसका क्या करेंगे? असेट अगर होगी तो उसका ओपनिंग क्या होगा? डेबिट। और लायबिलिटी का ओपनिंग क्या होगा? क्रेडिट। वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस है, अगर आउटस्टैंडिंग है तो उल्टा हो गया सेम, असेट लायबिलिटी। ठीक है, असेट का क्लोजिंग क्या होगा? क्रेडिट। और लायबिलिटी का क्लोजिंग क्या होगा? डेबिट। अच्छा, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, एडवांस एडवांस। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ओपनिंग भी क्रेडिट हो। ठीक है, और क्लोजिंग भी क्रेडिट, ओपनिंग भी क्रेडिट हो, क्लोजिंग भी क्रेडिट हो। मैंने पहले ही बोला था हाँ हो सकता है, बस उसका नीचे चेंज होगा। वो एडवांस से आउटस्टैंडिंग हो जाएगी या आउटस्टैंडिंग से एडवांस हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, क्या ऐसा हो सकता है कि सेम टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन का ओपनिंग इधर भी हो, डेबिट भी हो,
और क्रेडिट भी हो, मतलब हमारा ईयर शुरू हुआ और हम देख रहे हैं कि इसका ओपनिंग इस तरफ भी है इस तरफ भी है। हो सकता है ना सर? क्यों नहीं हो सकता? क्यों? मैंने बोला 100 मेंबर है, ठीक है। 50 मेंबर टाइम पे देते हैं, जब मांगो तब देते हैं। 25 मेंबर क्या बोलते हैं, वो हमेशा लेट में देते हैं। इसका मतलब इनका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। और 25 मेंबर बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, हमेशा एडवांस में दे देते हैं। तो इनका क्या हो जाता है, हमेशा प्रीपेड, या फिर मैं एडवांस नहीं देता। इनका हमेशा क्या होता है, एडवांस। अब सेम टाइम पे हमारे लिए एक लाइबिलिटी भी आ गई और हमारे लिए क्या हो गई, एसेट भी आ गई। ठीक है, क्या हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सर ये फिक्स होती है। ठीक है, पर पर्सन पर मंथ या ईयरली जो भी होता है ये फिक्स होती है। ठीक है, इसको एक्रूड निकालना बहुत आसान है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेम टाइम पे इसका ओपनिंग भी हो सकता है एडवांस आउटस्टैंडिंग का, ठीक है, और क्लोजिंग भी हो सकता है आउटस्टैंडिंग एडवांस का। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग का है। ठीक है, मैंने आपको पहले बोलता है उल्टा हो गया और ये उल्टा हो गया। ठीक है, बार बार बात नहीं करूँगा, बार बार मिटाना पड़ जा रहा है, मैं भूल जा रहा हूँ इसे। ठीक है, चलिए, हमने पढ़ लिया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कर लिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे को लगा कि क्वेश्चन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 2019 का एक क्वेश्चन पेपर है। 2019 का बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। इसको करते हैं, कोशिश करते हैं इसको करने की। और बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 3 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, 3 नंबर मतलब नॉर्मली आपको 1.8 टाइम मिनट मिलते हैं 1 नंबर के लिए, तो इसके हिसाब से 5.4 मिनट्स आपको टोटली मिले हैं। ठीक है, और 3 नंबर के लिए आपको 5.4 मिनट मिले, तो देखते हैं 5 मिनट में ये क्वेश्चन हमारा होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहता है जनता कल्याण क्लब हैज़ 1250 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 150। ठीक है, क्या कह रहा है कि कितने मेंबर है जनता कल्याण क्लब के? कहता है जनता कल्याण क्लब के कितने मेंबर है, 1250 मेंबर है, और हर बंदा कितने दे रहा है, 150 ईच दे रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे अगर 1250 मेंबर हैं और 150 हर एक बंदा दे रहा है, तो हमारी एक्रू कितनी होगी, 1,70,500। ये हमारी क्या है, ये एक्रूड इनकम हमारी, इतनी इनकम हमारी एक्रू होनी चाहिए। यही है, क्योंकि ये बनती है ना उनकी लाइबिलिटी, 150 रुपये पर बंदे की बनती है। ये ईयरली लिखा था वहाँ पे, एनएम लिखा हुआ है, ध्यान से अगर देखोगे आप। ठीक है, पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे एनुअल लिखा हुआ, तो ये ईयरली दे रखी है। ठीक है, तो टोटल क्या हुआ, 1,70,500 हो गया, एक्रूड हो गया। तो ये मेरा फॉर्मेट है, मैं इस पर फॉर्मेट में पुट करके कोशिश करता हूँ एक बार। ठीक है, ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम एक्रूल बेसिस पे बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,70,500। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन को और पढ़ के क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, कहता है जो ईयर हमारे साल चल रहा है 31 मार्च 2018, इस साल के क्लोजिंग की बात कर रहा है। द क्लब डिड नॉट रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर 45 मेंबर्स। डिड नॉट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग की बता रहा है। कहता है कि सर आउटस्टैंडिंग हमारा क्लोजिंग वाला, इसने देखो डेट 31 मार्च 2018 देते, कहता है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का 45 मेंबर ने 150 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं दिए। तो 45 मेंबर अगर 150 के हिसाब से पैसे नहीं देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6,750। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग दे रखा। ये देखो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग इधर था, तो उसका क्लोजिंग किस तरफ होगा, ये आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग इधर होगा, तो ये आपका हो गया 6,750। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं, फिर क्या कहते हैं, एंड रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। और 31 मार्च 2018 को ही बता रहा है, हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया एडवांस में। कितने मेंबर से, 46 मेंबर से, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। कहते हैं 2019 के लिए अभी से रिसीव कर लिया, मतलब हमने एडवांस रिसीव कर लिया। और क्लोजिंग बता रहा है 2018 के हमने क्लोजिंग में लिया, 19 का ले लिया। हमारा अकाउंटिंग ईयर तो 17-18 चल रहा है ना, 19 के ले लो, 20 के लिए, तो करंट ईयर के लिए तो हमारा एडवांस हो गया। 46 मेंबर ने एडवांस में दे दिया, तो अगर 40 मेंबर 150 रुपये के हिसाब से अगर एडवांस में दे देंगे, देखो एडवांस का क्लोजिंग बता रहा है, ये क्या है, ये आपको क्या बता रहा है, एडवांस है। ये ध्यान से सुनना, ये एडवांस है, और एडवांस का ओपनिंग है, क्लोजिंग है। ये 31 मार्च 2018 का डाटा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना हो गया। 46 मेंबर अगर आपके 150 रुपये के हिसाब से हो गए, तो हो गए 6,900। कितना होगा, 6,900 हो गया। चलिए अब आगे भी देख लेते हो, आगे कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी नहीं दे रखी। फिर क्या कहता है ऑन 31 मार्च 2017, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बता रहा है। ठीक है, पिछले साल क्योंकि हमारे ईयर तो 31 मार्च 2018 को खत्म हुआ, और ये बता रहा है 31 मार्च 2017, मतलब ओपनिंग ही बता रहा है, इस साल का ओपनिंग हमें बता रहा है। कहता था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वर्थ 15,000। आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग कितना था, 15,000। आउटस्टैंडिंग ये देखो, ये वाला बताया इसने, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और ये ओपनिंग कितना बता रहा है सर, 15,000। सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी था। आगे, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और एडवांस का सब्सक्रिप्शन कितना था उसका,
3000। सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना था, इसका मतलब ये बता रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली, ओपनिंग बताया ना, हमने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल बी डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कहता है सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चार्ज करना बताओ। ये रहा, हमसे ये पूछ रहा है, इस बारे में बात ही नहीं करी। ये रिटर्न ऑफ वाला है, ध्यान से अगर आपको याद होगा, हम राइट ऑफ भी कर सकते हैं, कोई इनकम हमारी अगर राइट ऑफ हो रही तो ये राइट ऑफ वाला पॉइंट, तो मैं इसको भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए, तो हमसे पूछ रहा है कि सर ये आ गया, ये दोनों है, बस इसको निकाल दीजिए, आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, ये फिगर आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हम तीनों को टोटल करते हैं, इन तीनों का टोटल हो गया 209400, ये भी हो गया 209400, और इन दोनों को आपने माइनस किया तो ये आ गया 199650। हो गया, बहुत इजी था, ठीक है। मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन 5.4 मिनट्स हमको मिले, और जितना प्रैक्टिस करें उतना जल्दी होगा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि इस फॉर्मेट से कन्फ्यूज़न बहुत ही कम होती है, चाहे क्वेश्चन किसी भी रिगार्डिंग में हो, मतलब किसी भी इनकम के रिगार्डिंग में हो या किसी भी एक्सपेंस के रिगार्डिंग में हो। अगर ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, आपको डाउट्स वगैरह जो होंगे ना बहुत कम होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट टू, ठीक है, एंड अ वुमेन टू, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, अब हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 50, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हम फंड पहले ही समझ चुके हैं। फंड क्या होता है, जब हम पैसे कुछ अमाउंट रिसीव किया जाता है या साइड किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फंड बोलते हैं। फंड हमेशा ही कैपिटलाइज किया जाता है। कभी भी फंड लिखा होगा तो आप उसे क्या करना है, हमेशा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, शेल बी ट्रांसफर टू या टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, और किस तरफ, लायबिलिटी साइड में आप इसे ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। चलिए, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी जनरल एंट्री के अंदर कोई डाउट हो तो अपने आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि सर मुझे जनरल एंट्री समझ में नहीं आ रही, किस तरीके से जनरल एंट्री है। तो मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी जनरल एंट्रीज बनेंगी, मैं सारी जनरल एंट्रीज आपको प्रॉपरली एक वीडियो बना के उसके अंदर आपको जनरल एंट्रीज करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कहते हैं, अमाउंट सो रिसीव इज़ नॉट अलाउड टू बी यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पज। देखो, अमाउंट को किसी और पर्पज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई पर्पज़ नहीं बता रखा तो आप उसको जनरल फंड हो गया आपका, या फिर हम उसे कैपिटल फंड कहते हैं, उसमें ऐड कर दो, नहीं तो आप उसको स्पेसिफिकली शो करो, अलग से शो करो, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस इन द फंड अकाउंट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ये क्या बात कर रहा है अभी समझते हैं। डेबिट बैलेंस इन द फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम ये भी बात करते हैं। देखो, नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपको किसी फंड के लिए पैसा मिलता है, ठीक है, फंड मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पैसे को इस्तेमाल करोगे, इस्तेमाल करेंगे। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करोगे, जिस चीज़ के लिए वो होगा, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ, फॉर्मेट कैसे इसका, आप जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया प्राइस फंड का, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, आप मैच फंड भी सोच सकते हो, ठीक है। मैं आपको बोलूँ, ठीक, कुछ भी, मतलब आप जो भी आप सोचना चाहो वैसे सोच सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्राइस फंड लेके चला हूँ। कुछ आपका ओपनिंग होगा, ठीक है, मतलब पैसा से आपसे कैरी फॉरवर्ड कर नहीं हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नील है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करेंगे उसमें जो आपने इस साल डोनेशन रिसीव किया, इस साल आपने कुछ डोनेशन अगर रिसीव किया तो उसको डायरेक्टली उस अकाउंट में ऐड कर दो, किसमें, कैपिटल फंड के अंदर या जनरल फंड के अंदर, ठीक है, या उस स्पेसिफिक फंड के अंदर आप ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है, समझ रहे हो। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अब अगर उस फंड से रिलेटेड, ये प्राइस फंड है, उस फंड से रिलेटेड कोई भी आपने एक्सपेंस किया है, देखो इन प्राइजेस फंड था, उस प्राइस से रिलेटेड अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को हम इनको राइट ऑफ कर देते हैं। और इनको राइट ऑफ करने का तरीका क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनको एज अ एक्सपेंस चार्ज कर दो, एक्सपेंस के रूप में क्या कर दो ना, चार्ज कर दो। लेकिन अगर उसी एक्सपेंस के लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक क्या पड़ा हुआ है, फंड पड़ा हुआ है, स्पेसिफिक फंड क्या पड़ा हुआ है, फंड पड़ा हुआ है उसी एक्सपेंस के लिए, तो मैं क्या करूँगा, उस एक्सपेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेके जाऊँगा, बल्कि मैं उसे लेके जाऊँगा उस स्पेसिफिक फंड के अंदर, चार्ज कर दूँगा। मैं उसे क्या कर दूँगा, चार्ज कर दूँगा, मतलब उस स्पेसिफिक फंड में से उसे माइनस करूँगा, ना कि उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से अपना प्रॉफिट कम करूँगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसके लिए पहले से ही फंड, स्पेसिफिक फंड बना रखा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझोगे ये चीज़ ना बिल्कुल सेम है, किसके जैसी सेम है, ये प्रोविज़न की तरह है, ठीक है। जैसे हम पहले प्रोविज़न बनाते थे, ठीक है, मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। जैसे हम पहले प्रोविज़न बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर क्या है, बैड डेब्ट्स,
बैड डेब्ट्स के लिए हमने प्रोविज़न बना दिया मान लो 1,000 रुपये का, और हमारे एक्चुअल बैड डेब्ट्स कितने हो गए, एक्चुअल बैड डेब्ट्स ये देखो हमारा एक्चुअल बैड डेब्ट्स कितने हो रहे हैं, लाइक सपोज 500 रुपये, 500 हमारा एक्चुअल बैड डेब्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोविज़न हमने कैसे बनाता है, प्रोविज़न कैसे बनाते हैं, बाय डेबिटिंग, हम कैसे बनाते हैं प्रोविज़न, बाय डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट कर देते हैं। अच्छा बताओ ये प्रोविज़न है मतलब एस्टिमेटेड है, क्या हमारा एक्चुअल में लॉस हुआ, नहीं हुआ, हमारा एक्चुअल लॉस तो ये है कितना 500 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल लॉस हुआ ना इसको 1,000 में से ये PFDD है ना, इसमें से बैड डेब्ट्स को हम माइनस करेंगे इस 500 रुपये को। अभी भी हमारे पास कितने का 500 का क्या बचा हुआ है, बैलेंसिंग फिगर बचा हुआ है किसका, PFDD का, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप 500 के बैड डेब्ट और होंगे तो हमारे पास 500 रुपये और हमारे पास एस्टिमेटेड अमाउंट पड़ा माइनस करने के। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, मतलब कि अगर उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, क्योंकि देखो आपको फंड मिला है, फंड वैसे ही स्पेसिफिक है, अगर उस फंड से रिलेटेड अगर आपको कोई डोनेशन मिला है, डोनेशन आपको मिला और उसी फंड से रिलेटेड आपने कोई एक्सपेंड किया है, तो आप दोनों की एक्सपेंस को भी कहाँ लिखोगे, उस फंड में चार्ज करोगे, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको चार्ज करोगे, नहीं बिल्कुल नहीं, करता ही नहीं, उसको आप उस फंड में से चार्ज करोगे। और उससे रिलेटेड अगर दोबारा एक्चुअल में कोई डोनेशन मिली है तो ये हो गया। अब ये क्या होगा, इतना करने के बाद आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब आपका बैलेंसिंग फिगर है ना पॉजिटिव बचना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि सर आपके पास शुरू में मान लो 1,000 रुपये का डोनेशन पड़ा होता, 500 और रिसीव किया आपने, ठीक है, मतलब कितने का पड़ा हुआ था, 1,000 का आपके पास पहले पड़ा हुआ था, 500 का आपने रिसीव किया, उसके बाद आपके 1,250 रुपये खर्च हो गए इसमें से। देखो टोटल आपके 1,000 थे, 500 आया तो आपको टोटल कितने रुपए बच गए, 1,500 रुपये हो गए, उसमें से 1,250 आपने खर्च कर दिए, तो अभी भी आपके पास 250 रुपये बच गए, मतलब इसका बैलेंस फिगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अभी भी आपके पास फंड में पैसा पड़ा हुआ है। अगर फंड में पैसा पड़ा तो बैलेंस शीट में शो कर दो। लेकिन अगर उल्टा हो गया, उल्टा का मतलब सर अगर मैं एग्जांपल लगूँ, अगर इसका उल्टा हो गया, उल्टा मतलब उसका उल्टा मतलब क्या हो गया कि लेट्स सपोज कि मेरे पास शुरू में 1,000 थे, ठीक है, और मैंने 500 रिसीव करे, मेरे पे टोटल है 1,500, लेकिन मेरा खर्चा हो गया ज़्यादा। क्या खर्चा ज़्यादा हो सकता है, सर हो सकता है ना, हमने ये थोड़ी बोला हमारे पास कैश नहीं था और हमने फिर भी खर्चा कर दिया, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं तो हमारा लॉस आ जाता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पे थे 1,000 रुपये पहले, 500 रुपये मैंने रिसीव कर लिया, लेकिन मेरे जब खर्चे करने की बात है तो मैं खर्चे कर दिए 1,750 रुपये, 1,750 रुपये। अब देखो थे 1,500 रुपये, 1,750 खर्च कर दिए, तो मेरा 250 रुपये नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आ गया, क्या इसको मैं बैलेंस शीट में असेट साइड में लिख दूँ क्या, नहीं, इसका डेबिट बैलेंस आ गया तो असेट साइड में लिख दूँ क्या, नहीं। ये अब ये बिल्कुल सेम है कि आपके पास सिर्फ मैक्सिमम कितने रुपए हैं एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, 1,500 रुपये। इसका मतलब जो 250 रुपये आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो गए हैं, इसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज कर दो, चार्ज डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर चार्ज कर लो। मतलब आपके पास कितना मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है, टू राइट ऑफ सच एक्सपेंस, सिर्फ इतना 1,500। पहले भी कितना था 1,500, लेकिन पहले खर्चा कितना हुआ था 1,250, 250 बच गया था। पहले भी कितना था 1,500, लेकिन 250 बच गया था, ठीक है, तो ये हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा मैक्सिमम अमाउंट 1,500 ही है, लेकिन खर्चा हो गया 1,750, तो 250 हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया। अब खर्चा है भाई, एक्रूअल बेसिस तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, हमें माइनस तो करना पड़ेगा, या तो चार्ज करने की हमारे पास पहले से जगह हो, अब चार्ज करने की जगह नहीं तो हमें अपना प्रॉफिट कम करना पड़ता, तो हम इसे क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट कम करना, हम इसे डेबिट कर देंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यही चीज़ ने बोला कि अगर क्रेडिट बैलेंस बच रहा है इन द फंड, क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस की बात यहाँ पे कर रहा है, इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो उसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करो। इसने ये वाले 250 रुपये की बात करी। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है, डेबिट मतलब लॉस का बैलेंस डेबिट होता है हमेशा, ठीक है, फंड अकाउंट के लिए डेबिट बन रहा है, तो ये 250 रुपये ये क्या है, ये डेबिट वाला है, ठीक है, और एक्यूरेट बेसिस में अकाउंटिंग करें तो हम क्या करें, इस ट्रांसफ़र, तो उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंस, एक एक्सपेंस के रूप में। पॉइंट समझ में आ गया। अगर हमारा पॉजिटिव बच रहा है तो हम उसको फंड में ही लिखेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो हम उसको कहाँ लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। पॉइंट आया समझ में कि नहीं आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे ना मेरे क्वेश्चन बनता है आपसे बहुत अच्छा वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है मेरा आपसे। लेट सपोज कि ना आपको पैसे मिले, जब आपको पैसे मिले होंगे फंड के तो आपने एक एंट्री मार ली होगी, सर कैश अकाउंट डेबिट टू फंड, मैं यहाँ पे फंड लिख देता हूँ, ठीक है। अब
फंड अकाउंट, आपको कैश अकाउंट मिल गया फंड के रूप में। अब आपने बोला सर ये मेरा जो कैश है ना ये आइडल पड़ा हुआ, आइडल मतलब खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी मुझे इस फंड की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, 3 महीने 4 महीने के बाद मेरा काम चालू होगा, ठीक है, मैं तब करूँगा उस पैसे का इस्तेमाल, लेकिन तब तक ये मेरा पैसा पड़ा हुआ, क्या मैं इसका कुछ इस्तेमाल कर लूँ? मैंने बोला देखो इसका पर्पज़ तो स्पेसिफाइड है, आप कहीं और इस्तेमाल कर नहीं सकते, ठीक है, आप इसे खर्च नहीं कर सकते। हाँ आप एक काम करो, आप इसे एक्सपेंस तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ आप एक काम करो, आप इसे इन्वेस्ट कर दो। लेकिन मैंने क्या बोला, इन्वेस्ट करना, लेकिन खास जगह करना, ऐसी जगह करना जहाँ पे कम लॉस नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या होता है, नॉर्मली लॉसेस बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो मैंने बोला आपका पैसा आइडल पड़ा है, आप उन्हें क्या करो, इन्वेस्ट कर लो। कहाँ पे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो उन्होंने बोला सर फ़ायदा क्या? मैंने बोला रखा हुआ पैसा है, खाली पैसा है, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ो और समझो कि आज का पैसा कल के पैसे के मुकाबले सस्ता होगा, कल का पैसा महंगा होगा, कल के पैसे की वैल्यू ज़्यादा होगी, आज के पैसे की वैल्यू कम होगी। इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मैंने बोला उसने पूछा कैसे? मैंने बोला ये पैसा इन्वेस्ट करोगे, तुम रखे रहोगे, आज 1000 रुपये पड़े हैं, 1 साल भी बाद भी 1000 ही रहेगा, लेकिन अगर तुम उसको बैंक में डाल दो, बैंक तुम्हें 1000 की जगह 1040 रुपये तो देगा, कम से कम 40 रुपये तो एक्स्ट्रा देगा ना, इंटरेस्ट के रूप में, 4% के रूप में। तुमने 40 रुपये गवा दिए तो कल आज के 1000 रुपये फ्यूचर के 1040 हो गए ना, ये वैल्यू बराबर ही तो है। और क्या? क्यों? क्योंकि 4% के हिसाब से वो इंटरेस्ट दे दिया। मैंने बोला एक काम करो, इन्वेस्टमेंट कर लो। तो उसने बोला सर ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। उसने क्या करा, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब सर इस इन्वेस्टमेंट का करना क्या है, ये इन्वेस्टमेंट में हमारी असेट है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे जनरल एंट्री मारती, यहाँ पे कैश लिखा था, अब इसको कैश कास्ट देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, चलो कैश में हम रिसीव किया था, अब हम यहाँ पे एंट्री ऐसे मार देते हैं। इसके नीचे वाले को मैं थोड़ा रब कर लूँ, ठीक है, मैं पूरा ही रब कर देता हूँ उसको एक बार, ठीक है। पहले मैंने एंट्री मार दी जब मैं कैश में रिसीव कर रहा था, मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू फंड, ये ऐसे था। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री मार दी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई दिक्कत है? हाँ, ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी असेट है भाई, ठीक है। और मैं इसको कहाँ शो करूँगा, मैं शो करूँगा उसको बैलेंस शीट में। सर कौन सी साइड में? सर असेट साइड में। कोई मुझे रोक सकता? मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब क्या हुआ, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरे को क्या हो गया, एक इनकम एक्रू हो गई, इनकम एक्रू हो गई, ठीक है, और उसका नाम था इंटरेस्ट। मैंने मान लो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे आई इंटरेस्ट के रूप में मुझे पैसे मिल गए, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे लॉ क्या कहता है, अब लॉ कहता है कि सर देखो ये फंड ना, पहली बात तो स्पेसिफिक था, क्या था? स्पेसिफिक था, इसका पैसा तुम्हें कहीं इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बाई चांस अगर तुमने इसका पैसा इस्तेमाल कर लिया और उस पैसे के इस्तेमाल करने के बाद जहाँ पे भी आपने उस पैसे का इस्तेमाल किया, उससे आपको कोई भी रिटर्न मिला है, रिटर्न किसी भी रूप में हो सकता है। देखो रिटर्न सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में नहीं, इंटरेस्ट साइड वो शायद डिविडेंड के रूप में हो जाए, ठीक है, या आपने उस वो आपको शायद रेंट के रूप में हो जाए, किसी भी रूप में हो जाए। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ से करी? ये इन्वेस्टमेंट जो आपने करी थी, ये कहाँ से करी? ये उस फंड के पैसे से करी जो आपका स्पेसिफिक था, ठीक है। सर पता कैसे चलेगा उस पैसे से करा? नॉर्मली क्या होता है, जब आपको फंड का पैसा मिलता है ना, तो उस फंड को ना एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखा जाता है, सेपरेट बैंक अकाउंट, ठीक है। और वहाँ से विड्रॉ करो तो पता नहीं चलेगा, चल जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाता है। तो उस पैसे, फंड के पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो उस इन्वेस्ट से होने वाली अगर कोई इनकम हुई है ना, तो उस इनकम को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज नहीं करोगे। मतलब उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना लेके जाते हुए आप अपनी फंड को ही बढ़ा लोगे। आप उसको कहाँ रख दोगे? अपने फंड में। तो हमने देखो सेम चीज़, सेम फॉर्मेट है, ओपनिंग बैलेंस था, डोनेशन कुछ रिसीव हुआ, लेकिन जो उस इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है? ये वो इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ फंड, जो हमने फंड के पैसे को इन्वेस्ट करके किया है ना, वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू किया है ना, इंटरेस्ट रिसीव या एक्रूड की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू किया है ना, उससे हम अपने फंड का बैलेंस बढ़ा देंगे। देखो फंड का बैलेंस बढ़ा दिया। और सेम चीज़ उसमें से अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है उससे रिलेटेड टुवर्ड्स फंड कोई हमने एक्सपेंस किया, तो वो हमने पहले भी माइनस किया था, अभी भी माइनस किया। बस ये चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो एक्स्ट्रा है। हम उसको उससे अपना फंड बढ़ा देंगे, ना कि हम उसे क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज करेंगे उसे, नहीं, उसे उससे फंड बढ़ा देंगे। और सेम चीज़ अगर पॉजिटिव हुआ तो बैलेंस शीट में, और अगर नेगेटिव हुआ तो एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसका मतलब हमारे पास अवेलेबल अमाउंट कम है और हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, तो हमारे खर्चे ज़्यादा है तो हम उसको क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज कर देंगे, ठीक है। पॉइंट समझ में आएगा कि नहीं? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे? नहीं। अब मेरे का ना यहाँ पे एक सवाल है, मैं इस सवाल का जवाब आपको दूंगा नहीं,
इस सवाल का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर, ठीक है। और मेरा सवाल ये है कि सर ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, मेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, उस स्पेसिफिक फंड से कल को अगर मैं उसे सेल करता हूँ और उससे जो सेल प्रोसीड्स आती है, ठीक है, या टोटल अगर मैं सिर्फ उसके ऊपर बोलूँ, उससे जो सेल प्रोसीड्स आती है, इसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। लेट सपोज 100 की चीज़ थी, आपने बेचा 1100 की, और 100 नहीं सॉरी 100 की चीज़ थी आपने बेच दिया, मैं 100 की चीज़ को 1100 में कैसे बेच सकता हूँ, ठीक है। 100 की चीज़ थी आपने बेच दी 110 रुपये में, ठीक है, तो ये 10 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और 100 रुपये उसकी बुक वैल्यू हो गई, ठीक है। तो आप बताओ इस पूरे का ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे इसकी ट्रीटमेंट करोगे। क्या इस ये भी तो एक इनकम है, इस स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये भी एक इंटरेस्ट इनकम है। क्या इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इस जो 10 रुपये का जो प्रॉफिट है उसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करूँ, मतलब लेके जाऊँ, चार्ज करूँ, या फिर मैं उसको जो स्पेसिफिक फंड है उसके अंदर ऐड ऑन कर दूँ। बताओ, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, और आपको मुझे इसका जवाब कमेंट के अंदर देना है, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया, चलिए। तो ये है वो कॉन्सेप्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।